नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, जहां पर मैं और आप मिलकर इस नए पोर्टल पर कैसे हमें एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन करना है, इस कला को हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको बतानी पड़ती हैं, जैसे सबसे पहले आपको अपनी एनजीओ का नेम फिल करना है। तो यहाँ पर हम अपनी एनजीओ का कंप्लीट नेम कैपिटल लेटर्स में, जहाँ तक कोशिश हो सके आप कैपिटल लेटर्स को यूज़ कीजिएगा, या फिर पहला लेटर कैपिटल के साथ आप बाकी के लेटर्स को स्मॉल रखें मेरी तरह। आपको यहाँ पर अपने एनजीओ का कंप्लीट नेम फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट, ट्रेजरर या सेक्रेटरी में से किसी भी एक व्यक्ति की डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर जो आपके अधिकृत व्यक्ति हैं, जो आपकी बायोलॉज में हैं, आपके डीड में हैं, उसमें से ही किसी भी एक व्यक्ति, यानी कि जो प्रेसिडेंट, ट्रेजरर या सेक्रेटरी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति की डिटेल आपको फिल करनी है। और जब उस व्यक्ति की डिटेल आप फिल कर रहे होंगे तो व्यक्ति के नाम, उसकी अन्य जानकारियों के अलावा जब बात आती है उसके मेल आईडी की, उसके मोबाइल नंबर की, तो ये ध्यान रखिएगा, इस नए पोर्टल में एक खासियत आपको दी गई है कि इस नए पोर्टल के हिसाब से अगर आप अपना कोई भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर फाइल करते हैं, वही आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर हो जाता है। तो मैं जब इस रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर रहा था तो मैंने भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, यानी कि जो भी इसका प्रेसिडेंट था या ट्रेजरर था या सेक्रेटरी था, जिसकी भी हम डिटेल के साथ इसको कंप्लीट करने वाले होते हैं, हम उसकी डिटेल के साथ इसको फिल कर रहे थे। हम हालांकि उनके जो पर्सनल मेल आईडी उस पर ओटीपी भी ले चुके थे, लेकिन जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट स्टेज पर गया तो मैं इस बात को समझ गया कि यहाँ पर ये जो मेल आईडी दी गई है पर्सनल के रूप में, उस हम सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति की मेल आईडी हमें देनी है, प्रेसिडेंट की, लेकिन यही मेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही मैंने इस मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जनरेट किया तो मुझे इस गलती का एहसास हुआ कि भाई ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर हमें संस्था का जो मोबाइल नंबर है, जो हम हमेशा के लिए संस्था में यूज़ करने वाले हैं, हम उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे और उसी मेल आईडी को हम यहाँ पर फिल करेंगे जो हमें संस्था के लिए आगे हमेशा के लिए यूज़ करनी है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो है ओटीपी जनरेट कर लिया था इसका, लेकिन जैसे ही मुझे इस गलती का एहसास हुआ कि ये जो ओटीपीज़ वेरीफाई कराए जा रहे हैं, मेल का भी और मोबाइल का भी, ये जायज़ सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर बन जाएंगे। इसलिए मैंने तुरंत नीचे जाकर इसको बैक किया। बैक करने के बाद वापस मैंने मेल आईडी और मोबाइल नंबर में चेंज किए, क्योंकि मुझे जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो संस्था का रखना है, राइट, संस्था का हमेशा के लिए जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा वो मुझे रखना है। तो मैंने बैक पर क्लिक किया और उसको वापस जो है एडिट कर दिया। तो इन चीज़ों को आपको मैं गलती अगर आप ना करें तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही बताना चाहूँगा कि आपको वापस जो है बैक कर देना है इसको। और आप पहली बात तो आप सही से जो है इसको क्लिक करके फिल कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने गलती कर दी है तो बैक करके इसको आप वापस करेक्ट कर लीजिए। संस्था की जो मेन मेल आईडी है उसको आप यहाँ पर फिल करें, और जो संस्था का मेन मोबाइल नंबर आप हमेशा के लिए यूज़ करने वाले हैं आगे लाइफ टाइम के लिए, वो नंबर आप डालकर उस पर ओटीपी लें। ओटीपी आपके मोबाइल और मेल पर त्वरित रूप से आ जाता है। काफ़ी सारे लोग हमें कहते हैं कि सर मेल आईडी पर साइट नहीं चल रही है या ओटीपी नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि मैंने इस सेक्शन को ब्लर किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ के अनुसार मैं यहाँ पर कोई भी पर्सनल डाटा किसी भी संस्था का या उस व्यक्ति का मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस पर कुछ चीज़ों को जो है ब्लर कर दिया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जब जानकारी को भरें तो 2 बार आप आराम से चेक कर लें। चेक करने के बाद जो भी आपका ओटीपी आया है, ध्यान रखिएगा जब आप ये ओटीपी जनरेट कर लेते हैं, ओटीपी जनरेट करने के बाद ये जो फॉर्म के अंदर पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे संस्था के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, संस्था का पैन नंबर है ना, और बाकी तमाम जानकारी, ये 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी होती है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है यहाँ पर अपने ओटीपीज़ को वेरीफाई करने का। और ओटीपीज़ भी आप तभी वेरीफाई कर पाते हैं जब आप नीचे वाला ये जो डाटा है ये कंप्लीट भर लेते हैं। तो यहाँ पर संस्था का जो पैन नंबर है वो आपको फिल करना है, राइट। जो भी जानकारी यहाँ पर संस्था से रिगार्डिंग मांगी गई, संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, संस्था का पैन नंबर क्या है ना, संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो सारी जानकारी आप क्लियर रूप से पहले यहाँ पर फिल करेंगे, जिससे कि आपका जो ओटीपी है वो समय के अंतर्गत जो है
विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आपको मिलता है, इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही आपका जो है ओटीपी वो वैलिड हो सके। तो ये सारी जानकारी आपको हैंडी रखनी है, हैंडी इन द सेंस कि अपने पास ये रेडी रखें आप जानकारी, मतलब संस्था के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस हैं, पेन वैन है, वो सब अपने हाथ में आप रेडी रखें, जिससे कि ये जानकारी भरने में आपको दिक्कत ना आए। खासकर ट्रस्ट वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ट्रस्ट का ही एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा था, तो ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे ढूंढने में काफ़ी समय लगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं काफ़ी समय लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम को फिल करने में। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट, संस्था का पैन नंबर, राइट, ये सारी बाकी की जानकारियाँ जो हैं वो आपको हैंडी रखनी है। संस्था का जो एड्रेस वगैरह है, ये सारी जानकारी आपको जो है वो अपने विद इन हैंड रखनी है, और उसके बाद ही इसको जो है आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमने बाकी की सारी जानकारियाँ जो है फटाफट फिल कर दी हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। और यहाँ पर जो है संस्था का जो टाइप होता है, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 जो भी आपको दिया गया है उसके हिसाब से आपको इसे फाइल करना है। और रजिस्ट्रार अथॉरिटी क्या है, तो आपके सर्टिफिकेट पे होता है, आप सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मिला है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिला है ना, या सोसाइटी रजिस्ट्रार या ट्रस्ट रजिस्ट्रार, है ना। तो जो भी रजिस्ट्रार आपका होता है उस रजिस्ट्रार के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है वो जानकारी फिल कर देनी है। तो ये जानकारी फिल करने के बाद आपको इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, राइट। एक्नॉलेजमेंट करना है, कैप्चा फिल करना है। फाइनल सबमिशन को आप जब सबमिट करते हैं तो ये आपको चेक कराता है पूरी डिटेल फिर से, कि आप अपनी जानकारी को एक बार वेरीफाई कर लें, कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई करेक्शन ना हो। तो करेक्शन को एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक पोर्टल पर जो है अपडेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो जानकारी आप फिल कर रहे हैं उसे फाइनल समझ के फिल कीजिएगा। रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए, आपकी जानकारी इस प्रकार से पूरी दिखाएगा, आपकी जानकारी सही है उसको सबमिट कर दीजिए। अभी कहता है कि जी आपके मेल पर जो आपने रजिस्टर्ड मेल ID डाला था फर्स्ट, उसमें वहाँ पर आपको आपका जो लॉगिन आईडी है, जो पासवर्ड है, वो आपको भेज दिया जाता है। हालांकि आपका जो लॉगिन आईडी होता है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मेल, या आपका जो एनजीओ का पैन नंबर होता है वही आपकी मेल आईडी होती है। सिर्फ आपके पास जो मेल से आता है वो होता है आपका एक पासवर्ड। उस पासवर्ड को वहाँ से आप एज इट इज़ कॉपी कर लें। यहाँ पर आप जब उस पासवर्ड को पेस्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर देता है कि भाई आप अपने पासवर्ड को चेंज करें और नया पासवर्ड बनाएं, और नए पासवर्ड के साथ आपसे ये 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए भी कहेगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी जो लॉगिन डिटेल्स हमें मिली हैं, यानी कि हमें लॉगिन एरिया वाला जो कॉलम है, हमारा लॉगिन आईडी वाला जो कॉलम है, उसमें मैं मोबाइल नंबर, मेल आईडी या संस्था का जो पैन नंबर है उसके माध्यम को फिल करते हुए, और जो हमें मेल से जो यहाँ पर जो पासवर्ड हमें रिसीव हुआ वो पासवर्ड मैं यहाँ पर फिल करके जो है इसको लॉगिन की ओर लेकर जा रहा हूँ। मैंने हालांकि स्क्रीन को ब्लर रखा। मैं फिर बताना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ पर भी फ़र्क ना पड़े हमारी यूट्यूब वाली, और साथ साथ आपकी जानकारी भी आपको जो है क्लियर हो जाए। तो इंटरफेस के जो है स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे कि हम किस स्टेज पर, कौन से स्ट्रक्चर को, कौन से स्टेज को हम पार कर रहे हैं। इसलिए मैंने सिर्फ जो जानकारी जहाँ पर मैं फिल करता हूँ इस कॉलम को मैंने जो है सिर्फ जो है ब्लर किया हुआ, बाकी का पूरा पोर्टल जो है आपका सेम है। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करके जो दिया हुआ पासवर्ड, जो हमारे पास मेल पे पासवर्ड आया था, वो पासवर्ड फिल करके हमने जो है यहाँ पर त्वरित रूप से अपना इसको रिसेट पासवर्ड पर जो हमें ऑप्शन मिला है उस पर हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे मेल पर आए हुए पासवर्ड के साथ, तो ये हमसे कहेगा कि भाई आप अपना ना पासवर्ड को रीसेट करें। तो पुराना पासवर्ड हमसे पहले मांगेगा, तो जो पहले आपने मेल से आपके पास जो पासवर्ड आया था वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर फाइल कर देना है। उसके बाद अपना नया पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। नए पासवर्ड को आपको 2 बार फिल करना पड़ेगा, एक बार पहले फिल करना है, उसको फिर वापस कंफर्म करना है, राइट। उसके बाद साइड वाला जो ऑप्शन है एम पिन का, वहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी एम पिन आपको यहाँ पर बना लेना है अपना, उसी को फिर वापस कंफर्म भी करना है, और फिर कैप्चा फिल करते हुए इसको आपको जो है सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपका दर्पण का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने बनाए हुए पासवर्ड और आपके पास संस्था का जो मेल आईडी है, संस्था का जो मोबाइल नंबर है जो यहाँ पर आपने रजिस्टर किया था, या फिर संस्था का जो पैन नंबर है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने संस्था को आप अब लॉगिन कर पाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, पासवर्ड को मैंने सेव कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है अपने जो डिटेल्स हैं उसके साथ यहाँ पर लॉगिन करूँगा। जो पासवर्ड मैंने यहाँ पर नया नया क्रिएट किया है वो पासवर्ड मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, कैप्चा को ध्यान से फिल करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं ये हमसे वही 4 डिजिट का हमारा कोड मांगता है। कोड फिल करने के बाद आप देखेंगे
कि यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है, तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक कर देना है। और ये जो जानकारियाँ, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन किया था तो जो हमारा प्रेसिडेंट की या सेक्रेटरी की या ट्रेजरर की जो हमने डिटेल फिल की थी, उस डिटेल में बहुत सारी जानकारी है जो कंप्लीट फिल नहीं हुई थी। जैसे हमारी संस्था की जानकारी के अंदर हमारा एड्रेस कंप्लीट फिल नहीं था, राइट। हमारे फादर का नेम जो है हमारे प्रेसिडेंट का या ट्रेजरर का या सेक्रेटरी का जो हमने फिल किया था ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पहले कंप्लीट फिल कर देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पहले ऊपर वाले स्टेप, अब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर आपके ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आराम से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन लें, आराम से अपनी जानकारी को वन बाय वन करके जो है आप यहाँ पर फिल करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अब आप एड्रेस भरते हैं संस्था का, वो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, राइट। कई बार साथी क्या करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है वो अलग होता है और जहाँ पर फ़िलहाल हमने ऑफिस किया हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा, इस बार जो है जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो इस एड्रेस का हमसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी मांगा जाता है। तो जो भी साथी अपना फिल कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अपने एड्रेस लोकेशन का जो एक्चुअल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है उसको आप सही तरीके से फाइल करें। अगर आप किसी कंसल्टेंट से फाइल करवा रहे हैं तो उसको अपनी लोकेशन का, लाइव लोकेशन का आप लिंक भेज दें या करंट लोकेशन का आप लिंक भेज दें, जिससे कि वो आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को आसानी से ड्राइव कर सके। क्योंकि एजेंट का कुछ नहीं है, एजेंट आज के समय में आपका जो है कोई भी लैंगिट्यूड लैटिट्यूड भर देगा, लेकिन कल को दिक्कत आपको होगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन पर, आपके एड्रेस पर कोई वेरिफिकेशन आनी है, किसी को विजिट करना है, तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका मिसमैच करेगा, तो वहाँ पर दिक्कतें आपके लिए रहेंगी। तो कंसल्टेंट के भरोसे ना रहें। जब भी आप कंसल्टेंट से काम भी कराते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे पर्टिकुलर अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि वो आपकी जानकारी को सही प्रकार से जो है फिल आउट कर सके। तो यहाँ पर हमने देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमें क्लाइंट ने बताया था कि जी हमारे फलाने एरिया में फलाना लोकेशन है हमारी, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पर उनका जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को जो है वो रिट्राइव कर लिया है और यहाँ पर हमने इसको कर दिया है पेस्ट। अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेड जो हमारा एड्रेस था उसका कंप्लीट डिटेल आई हुई है। बाकी की डिटेल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आती है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की बात। तो पहला जो है वो है हमारा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो सोसाइटी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, सेक्शन 8 के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये दो तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो साइड में जो कॉलम आपको दिया गया है जहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है या फिर बायोलॉज मांगा गया है, एमओयू मांगा गया है, तो वहाँ पर आप एमओयू को आप अटैच करेंगे। बात करते हैं अब ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट के पास कोई अलग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, उसके लिए ट्रस्ट की डीड ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके लिए ट्रस्ट की डीड ही उसका बायोलॉज या एमओयू है। तो यहाँ पर दोनों जगह आपको ट्रस्ट के वही डीड को ही आपको जो है अपलोड करना है। बस फ़र्क ये करना है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं यहाँ पर जो साइज़ है वो 2 MB का दिया गया है। तो आपने पूरी ट्रस्ट डीड को स्कैन कर लेना है और जो कंप्लीट स्कैन आपने ट्रस्ट डीड रखी हुई है उसका आप एक साइड में जहाँ पर 2 MB साइज़ मांगा गया है वहाँ पर आप अपलोड करने के लिए उसके साइज़ को आप घटा लें, 2 MB से कम लेकर आ जाएं। और जनरली जो आपने स्कैन की करके रखा हुआ होता है उसका साइज़ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जो साइज़ था वो मिसमैच हुआ, और जबकि वही डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जब साइड में अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो अपलोड होगा क्योंकि वहाँ पर साइज़ जो है वो 10 MB मांगा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट सेम है लेकिन हमें साइज़ को घटाना पड़ा। तो हम जो है कन्वर्ट PDF पर जाकर या कंप्रेस PDF पर जाकर हम जो है इसके साइज़ को रिट्राइव करेंगे, इसके साइज़ को हम घटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर डीड के साइज़ को घटाया है, राइट। कंप्रेस PDF पर जाकर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कंप्रेस PDF जो है ओपन किया और उसके बाद इस PDF को सेलेक्ट करके इसका साइज़ हमने घटाया। और जब हमें लगा कि इसका साइज़ हम 2 MB से कम करके लेकर आ गए हैं तो फिर मैंने इसको 2 MB वाले ऑप्शन में अपलोड कर दिया। हालांकि सोसाइटी और सेक्शन 8 वालों को ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सोसाइटी और सेक्शन 8 वालों के पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसका साइज़ ऑटोमेटिकली 2 MB से कम आएगा। लेकिन जहाँ बात आती है ट्रस्ट की तो ट्रस्ट को ये दिक्कत ज़रूर आएगी। तो ट्रस्ट को अपनी डीड को 2 प्रकार से स्कैन करके रखना है, एक में जिसका साइज़ 2 MB से कम हो और दूसरा जो है आप जनरली जो आप स्कैन करते हैं उसका साइज़ 10 MB तक ही आएगा। तो वहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड कर दिया है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब कंप्लीट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जैसे ही ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया, अब हमारे पास जो है मेंबर्स को ऐड हमारी डिटेल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, जिसमें पहली जो डिटेल थी हमारे जो प्रेसिडेंट की जो डिटेल थी वो अनफिल्ड थी, यानी कि उसके पिताजी का नाम, उसका जो है
पैन नंबर और उसका एड्रेस वगैरह, ये काफ़ी सारी जानकारी थी जो फिल नहीं थी। तो एडिट वाला जो ऑप्शन है, मैंने वहाँ पर क्लिक किया और इसको मैं पहले एडिट करके इसको पहले मैं कंप्लीट करूँगा, राइट। जब मेरा पहला कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ये हमें दिखाएगा कि भाई अब आपका जो मेंबर है वो एक्टिव पोजीशन में आ गया है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी उनकी जानकारी मांगी गई थी, भाई उनका रिलेशन क्या है, जैसे मैं उनके फादर का नाम लिखने वाला हूँ तो मैंने फादर का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसके फादर का नाम अब मैं यहाँ पर जो है वो टाइप कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी जानकारी पूछी गई है वो जानकारी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर जो भी उनका पैन में नाम क्या है, उनका आधार में नाम क्या है, तो आधार में जैसा नाम है वैसा का वैसा आपको टाइप करना है, पैन में जैसा नाम है वैसा का वैसा आपको टाइप करना है, आधार नंबर, पैन नंबर जो भी आपसे मांगा गया वो सारी जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड जो भी रहता है वो आपको अटैच कर देना है, राइट। और यहाँ पर आपको जो कंप्लीट एड्रेस है, ध्यान रखिएगा एड्रेस को टाइप करते समय कोई ब्रैकेट या कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको आप यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो सेव का जो बटन है वो काम नहीं करेगा। तो एड्रेस में जहाँ भी गलती आती है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से इस ऑप्शन में से अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट जाती है तो आपका जो सबमिट वाला बटन है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो एक बार फिर से वापस जाएं, ऊपर वेरीफाई कर लें कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट तो नहीं गई है, कहीं रिलेशन पूछा गया वो तो नहीं छूट गया, कहीं आपको ये जो चेक करना था बॉक्स वो तो नहीं छूट गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे एड्रेस में जो ब्रैकेट्स यूज़ किए हुए थे वो ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए और देखेंगे अब यहाँ पर हमारे मेंबर का स्टेटस जो है वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद मैंने फिर से ऐड मेंबर पे क्लिक किया और अब मैं वन बाय वन जितने भी हमारे 4 से 5 मेंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। जो आज तक हम गलतियाँ करते आए, हमारी संस्थाएं क्या करती थी कि सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 जो भी संस्थाएं होती थी ये क्या करती थी कि हमें सबको पता था भाई दर्पण की आईडी लेने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 मेंबर्स की जो है जानकारी फिल करनी होती है, राइट। एक ट्रेजरर, एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी। तो मोस्टली संस्थाएं क्या करती थी कि ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी 3 लोगों की डिटेल फाइल करते थे और सबमिट कर देते थे और नंबर हमारा जनरेट हो जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, जो नए नियम चेंज हुए, नए नियम क्या कहते हैं कि अब संस्था आपकी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन हो तो उसकी एक कार्यकारिणी होनी चाहिए, उस कार्यकारिणी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। यानी कि कार्यकारिणी का मतलब होता है 5 से 7 मेंबर की कार्यकारिणी, राइट। तो 5 से 7 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। लाइक हमारा अध्यक्ष हो गया, राइट, प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, राइट। एक चेयरमैन हो जाता है इसके अंदर, राइट, चेयरपर्सन। इसके अलावा आपका जो है उपाध्यक्ष हो गया हमारा, राइट। उसके बाद हमारा सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, राइट। और इसी प्रकार से आपको ये सारी पोस्ट जो है बनानी होती हैं। तो 4 से 5 मेंबर की जो आपकी कमेटी है उसको पहले आज आप गठन कर लें और गठन करने के बाद सबकी डेट यहाँ पर, सबका डाटा यहाँ पर अपलोड करें। तो मैंने यहाँ पर देखिए इनकी ट्रस्टेड को खोल लिया है। यहाँ पर जो भी इनके 4-5 मेंबर थे, मैं यहाँ पर वन बाय वन सभी मेंबर्स की डिटेल फिल करूँगा और जैसा जैसा पद उनको वहाँ दिया गया है मैं उसी पद के हिसाब से यहाँ पर जो है वो जानकारी फिल करूँगा। तो सोसाइटी में भी हमारे पास पद की एक लिस्ट होती है पूरी मेंबर्स की, उसी हिसाब से हम यहाँ पर मेंबर फाइल करते हैं। लेकिन सेक्शन 8 की जहाँ बात आती है तो सेक्शन 8 में हमारे पास 2 ही डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से अपने लेटर हेड पर एक कार्यकारिणी का गठन करना है, उसमें संबंधित व्यक्तियों को अलग अलग उनका पद देना है। उसके लिए आप एक रेजोल्यूशन पास करें, उसमें आप उन मेंबर्स के आधार कार्ड, पैन नंबर और बाकी की डिटेल के साथ पूरा एक विवरण आप जो है टाइप करके और उसको कार्यकारिणी में अपनी पास करें। पास करने के बाद किस डेट से आपने किसको अपॉइंट किया वो सारी डेट वगैरह फिल करते हुए वन बाय वन इन सब की जानकारियों को आप यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पर एक स्पेशल रिकमेंडेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो मेन यही है कि जब भी आप संस्था में अपनी संस्था का एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन कर रहे हों या इसको कभी अपडेट करने का आपको मौका मिले तो आपकी पूरी की पूरी कार्यकारिणी को यहाँ पर अपडेट ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि भविष्य में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो मैं जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था, हालांकि मैंने ये वीडियो आपको बहुत फास्ट एंड स्पीड में दिया। आप देखेंगे ऊपर का जो लोगो एनजीओ और एनपीओ वाला जो हमारा दर्पण का जो लोगो है वो आप देखेंगे जनरली देखने में आपको, और अपनी वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो उसकी स्पीड में और मेरी वीडियो की स्पीड में आपको अंतर पता लग जाएगा। मैंने वीडियो को डबल स्पीड में जो है कंप्लीट किया है, तब जाकर ये वीडियो जो है वो 32 मिनट में कंप्लीट हुई है। हालांकि ये 1 घंटा और लगभग 4 मिनट के अंदर मैंने ये रजिस्ट्रेशन को जो है कंप्लीट कर पाया था। हालांकि इतना समय नहीं लगता है, लेकिन कई बार होता है क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में, क्योंकि अगर हमारे पास फ़ोन का अवेलेबल है, उनका सारा डाटा हमारे पास पहले से अवेलेबल है और अब मुझे पहले से जब पता है कि भाई हमें ये डिटेल फिल करनी होती है, तो अब जब सेकेंड टाइम मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा तो ये मुश्किल से मेरे लिए 15 से 20 मिनट का काम है। लेकिन जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन फिल कर रहे हो तो हमें पता नहीं होता भाई यहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ पूछी जाएंगी, नए पोर्टल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा समय इसलिए भी लग रहा था कि मैं पोर्टल के
इंटरफेस से बिल्कुल नया था, और दूसरा क्लाइंट से हर एक चीज़ मुझे बार बार पूछनी पड़ रही थी कि भाई ये व्यक्ति कौन है, इसका पद हमें क्या दिखाना है ना, इसका जो है मोबाइल नंबर क्या है, इसकी मेल आईडी क्या है। हालांकि वो डाटा हमने लेके रखा होता, लेकिन मोबाइल में से देखना और फिर यहाँ पर फिल करना, इन चीज़ों में, इन स्टफ्स में टाइम लग ही जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि कोई आपको रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है कि हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, हमने 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया पूरा रजिस्ट्रेशन। मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल 1 घंटा नहीं, आप 1.5 घंटा लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो भी जानकारी भरें उसकी आप पुष्टि कर लें, उसकी आप जांच कर लें, उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करें। यहाँ पर जब हम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो एक विशेष बात ज़रूर थी जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जो एक विशेष चीज़ है, जो कई बार आपको लगेगा कि यहाँ पर हमसे गलती होगी, तो गलती नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप इस टाइप से फाइलिंग इसकी कर रहे होते हैं तो ये कई बार एरर देगा आपको कि भाई आपका पैन मिसमैच हो रहा है या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है पैन में और आधार में। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपने जानकारी सही भरी है तो वेल एंड गुड, आप एक बार अपनी जानकारी को जो है अपनी वेरीफाई कर लें। लेकिन आपको दोबारा फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं इस प्रोसेस को कर रहा था, आप देखेंगे कि ये कई जगह हमें एरर बताता है। जैसे यहाँ पर हमने कोई जानकारी छोड़ दी है, इस वजह से सबमिट नहीं हो रहा, तो हमें वो जानकारी फिल करनी है, कंप्लीट करनी है, राइट। और जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये दिखाएगा भाई एक एरर आ गया इसमें डेट ऑफ बर्थ के मैचिंग का या पैन और आधार में नेम की मैचिंग का। अगर वाकई में आपने गलती कर रखी है तो उस गलती को आपको सुधारना है। अदरवाइज मेरा सजेशन है कि आप उसको दोबारा जो है क्लिक करें, क्योंकि जब हम इतने आसानी से, इतने आराम से जब हम जानकारी को फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपको फिर भी एरर दिखाए तो आप इसको दोबारा, हालांकि डाटा हमारा एज इट इज़ रहता है, डाटा कहीं नहीं उड़ता है इसमें, तो सिर्फ एक एरर दिखाएगा। एरर दिखाने के बाद वापस आप दोबारा से फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वापस सबमिशन वो ले लेता है। तो ये एरर मैंने, जब मैं इनके प्रोसेसिंग कर रहा था इन इस प्रकार की संस्थाओं की, तो मैंने ये चीज़ कई बार नोट की कि ये कई बार जो है इस प्रकार के एरर दिखाता ज़रूर है, लेकिन अगर हमारे डाटाबेस में कोई गलती नहीं है तो वहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हमारा कोई भी एरर नहीं होता है और हमारा इजीली जो है वो सबमिशन हो जाता है, हमारा जो मेंबर है वो एक्टिवेट हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा, एक एरर यहाँ पर जो है वो शो आउट करेगा। तो लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी छूट गई थी, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको सबमिट कर, देखिए आप रेड में एरर दिखाया इसने मुझे, लेकिन मैंने दोबारा जैसे सबमिट किया तो ये ग्रीन होके सबमिट हो गया। तो इस प्रकार से कई बार ये एरर जो है वो जानबूझकर दिखाता है पोर्टल में। कुछ इनिशियल जो है इनिशियल स्टेज पर कोई दिक्कतें होंगी, कई बार डाटा फैचिंग में टाइम लगा देता है। तो पोर्टल में कोई दिक्कत नहीं है, डाटा फैचिंग में कई बार टाइम लगता है। जिस हिसाब से पोर्टल जल्दी में वर्क कर रहा है, उस पोर्टल उसके हिसाब से जो है इनकम टैक्स में से जो डाटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डाटा है हमारे पैन का, वो उतनी जल्दी रिट्राइव नहीं हो पाता उनकी साइड से। तो इस साइट में बहुत ही शानदार इंटरफेस दिया गया। मैं पहली बार मुझे लगा गवर्नमेंट की किसी साइट पर मैं डील कर रहा हूँ। हालांकि इससे पहले वाला जो हमारा एनजीओ दर्पण का जो पोर्टल था, वहाँ पर भी ये सारी जानकारियाँ थी, सेम इसी प्रकार से हमें फिल करनी होती थी। लेकिन इस बार इंटरफेस जो है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी बनाया गया और साथ ही साथ बहुत ही एडवांस लेवल की जो है स्पीड अप इसमें दी गई है। बड़ा ही आनंद में, मतलब बहुत ही जब इस पोर्टल को आप यूज़ करेंगे तो आप भी खुद फील करेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से आप इस पर काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जितने भी मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई साथी मेरी वीडियो को देखकर पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा हो अपने दर्पण का, या आप अपडेट कर रहे हो अपने दर्पण को, तो पहली बार में ही सारे अपडेट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। कुछ विशेष चीज़ें जब हम मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि भाई सर इस पर जो है एक्टिविटीज़ को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर इस पर जो है हमारी लोकेशंस, वर्किंग लोकेशंस को, वर्किंग एरियाज़ को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने इस रजिस्ट्रेशन को जब प्रोसेस किया तो वहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें प्राप्त की, दोनों रजिस्ट्रेशन मैं यहाँ पर करके आया हूँ और सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जब संस्था पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रही होती है तो वो नई संस्था होती है, उसके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं होती, उसकी वर्किंग एरिया नहीं होता उसका कोई भी, या स्पेशल कोई अचीवमेंट नहीं होती है, तो वो उन्हें ब्लैंक करके छोड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई अचीवमेंट है, पहले से आपका कोई वर्किंग एरिया है, कोई स्पेसिफिकेशन है आपका, तो आप वहाँ पर फिल करेंगे। अब बात करते हैं एनजीओ सेक्टर की। तो पहले मैं एक बार जल्दी से, ये जो हमारे 2 मेंबर और रह गए, मैं फटाफट पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ।
फिर हम इसके अगले सेक्टर पे बात करेंगे कि भाई अगले सेक्टर में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए जी, मैंने सारी जानकारी को वेरीफाई कर लिया है, लेकिन अभी हमारा बटन काम नहीं कर रहा। तो देखिए, हमने यहाँ पर रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन फादर का नेम हम भूल गए थे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फादर का नेम फाइल कर देता हूँ और हम इसको सबमिट करता हूँ। देखिए, हमारे मेंबर जो है वो ऐड ऑन हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अपने 4 मेंबर्स को ऐड ऑन कर चुके हैं। अब हमारे पास 5वां मेंबर जो बचा हुआ है उसकी भी जानकारी हम जल्दी से यहाँ पर फाइल कर देते हैं। आपको जानकारी फाइल करते समय ध्यान रखिएगा, जितने भी आप यहाँ पर कमांड फाइल करते हैं, फिल करते हैं जानकारियाँ, उसमें आप पहला लेटर जो है वो आप कैपिटल रखेंगे, बाकी के लेटर्स को आप स्मॉल यूज़ कीजिएगा। जहाँ पर पैन नंबर फाइल करने की बात आए, वहाँ पर सभी नंबर जो है वो, सभी डिजिट जो है वो आपको कैपिटल में ही फाइल करने हैं, यानी कि पैन नंबर आपको जो है पूरा कैपिटल में फाइल करना होता है। तो ये जानकारियाँ आपको वन बाय वन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी, क्योंकि नया इंटरफेस है और मैं इसके बहुत सारी जो बैकएंड है उससे वाकिफ़ हूँ। ऑलरेडी हमने पहले एक वीडियो भी आपको दी हुई है कि कैसे क्या क्या बदलाव हमारे लिए अब आने वाले हैं आने वाले समय में। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने जितने भी 5, 6, 7 जो भी मेंबर उन्होंने हमें दिए संस्था के द्वारा, जो हमें सजेस्ट किए गए, वो सब के सब मैंने यहाँ पर जो है वो फाइल किए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कंप्लीट जो है फॉर्म को पूरा किया, सारे मेंबर्स को ऐड किया, जो भी इनकी ट्रस्ट डीड से हमने मैच किया हर एक चीज़ को बारीकी से, कि जब हम इसको फाइल कर रहे हो तो डीड के अंदर मेंशन किया हुआ कोई भी मेंबर हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को हमने बखूबी रूप से ध्यान रखा है। एड्रेस जो भी उनके आधार पर थे कंप्लीट के कंप्लीट एज इट इज़, कोई बिना किसी लापरवाही के। कोई एक होता है, काफ़ी हमारे साथी क्या करते हैं, समय बचाने के चक्कर में शॉर्ट में एड्रेस डाल देते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है, समय को पूरा दिया है हमने, कंप्लीट के कंप्लीट एड्रेस फाइल किए हैं, जिससे कि कल को हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का, परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। राइट। तो यहाँ पर मुझसे देखिए पैन नंबर छूट गया था, मैं जल्दी से यहाँ पर पैन नंबर फाइल कर देता हूँ और इसको जो है हम फिर सबमिट कर देंगे। तो जब भी आपसे कोई ऑप्शन छूट जाएगा तो आपका बटन काम नहीं करेगा, इससे आप समझ जाइए कि हाँ जी, आपका जो है कोई ऑप्शन यहाँ पर आपसे छूट गया। तो देखिए, हमारा ये ऑप्शन हमने कंप्लीट किया, अब हम सबमिट कर रहे हैं, सेव हो गया हमारे चारों मेंबर कंप्लीट हो गए। अब लास्ट मेंबर हमारा बचा हुआ है, तो जल्दी से हम देखिए हमारे मेंबर्स कंप्लीट हो गए। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपने। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। राइट। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल कर दिया। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ये एरिया पूछे गए हैं, स्पेसिफिक एरियाज, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 मैक्सिमम आप जो है एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सभी एनजीओज को एक सुझाव है कि जब इस ऑप्शन को आप कंप्लीट कर रहे हो तो मेन जो स्पेसिफिक एरियाज अगर आपका कोई है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट या लाइवलीहुड जो भी है, वुमेन एम्पावरमेंट है ना, और स्किल ट्रेनिंग है ना, और अन्य कोई भी जो है 5वां ऑप्शन लेके आप जो है 5 ऑप्शन तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करें। बाकी के बचे हुए सारे जो सेक्टर्स हैं वो इससे जो नेक्स्ट कॉलम दिया हुआ है सब कैटेगरी वाला, वहाँ पर सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल पर ऊपर एक देखिए, आप देखेंगे मैं यहाँ पर 1 बाय 1 वैसे सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ ना, उस बॉक्स पे जैसे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अभी बॉक्स का यूज़ करूँगा ऊपर वाले का, ये देखिए मैंने ब्लॉक्स को यूज़ किया, ऑल सेलेक्टेड हो गया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो सारे एरियाज जो थे, सारे सेक्टर जो थे, देखिए ज़रूरत नहीं कि आपको मेरी तरह कॉपी करना है, इसको सब पे ही सेलेक्ट करना है। आपका अगर स्पेसिफिक एरिया है हेल्थ का, एजुकेशन का, तो आप उसको हेल्थ और एजुकेशन तक सीमित रखें। यहाँ पर हम संस्था की जो जानकारी है उसको अपने हिसाब से अपडेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से संस्था के संचालक ने हमसे कहा है कि भाई सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, तो हमने सारी जानकारी को अपडेट किया। अब यहाँ पर देखिए वर्किंग एरियाज़ की बात करते तो हमारे पास सबमिट करने के लिए कुछ था नहीं खास। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि भाई अभी आपने पूरी जानकारी कंप्लीट नहीं की है, तो हमें वापस नीचे गए और इसको नेक्स्ट पर कंप्लीट किया। तो अब जो हमारी इंफॉर्मेशन थी प्रोजेक्ट्स वाली और अचीवमेंट्स वाली, वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स फाइल करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर हमें जो जानकारियाँ हमसे यहाँ पूछी गई हैं वो हम यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। यानी कि जो हमारा गारंटर है, हमसे एक जो है पर्सन की, गारंटर की जो है हमसे जानकारी मांगी जाती है कि भाई आप कोई भी एक गवाह जो होता है आपका, उसकी आप यहाँ पर जो है डिटेल सबमिट करें। तो गवाह की जानकारी को हमें यहाँ पर भरना है। तो ये गवाह जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर की लाइन में आपको स्पेशल रूप से मेंशन किया गया है कि ये जो गवाह है इसका आपकी संस्था से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो संस्था की कार्यकारिणी है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए,
साथ ही साथ संस्था के जो ऑफिस बियरर्स हैं, ऑफिस बियरर्स का मतलब ऑफिस के जो कर्मी हैं, उनसे भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। लाइन ऊपर रेड कलर में आपको दी गई है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ा सा वेट किया कि मुझे एक बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्ति की, जो संस्था से मतलब कोई रिलेशन ना रखता हो लेकिन हो संस्था के एड्रेस के आसपास का ही व्यक्ति, तो मुझे वो डिटेल यहाँ से जो है वो मंगवानी थी। वो मैंने फिर पार्टी से कहकर वो डिटेल्स उनसे मंगवाई, क्योंकि हर एक चीज़ को समझना और समझ के फाइल करना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कोई भी कर देगा, लेकिन चीज़ों को, तथ्यों को समझना और समझ के फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास अब वो डिटेल्स आ गई हैं, पर्टिकुलर जो हमारा जो गारंटर है, हमारा जो वेरीफायर है उसकी। तो यहाँ पर हमने वो डिटेल फाइल करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर जो व्यक्ति, उसकी पूरी जानकारी को फिल कर दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार नंबर हमसे सिर्फ मांगा जाएगा, पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है उसके। तो बाकी की सारी जानकारी, एड्रेस वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। मेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर हमसे मांगा जाता है तो हम यहाँ फिल करेंगे, राइट। तो हमने ये तमाम जानकारियाँ जो यहाँ पर फिल कर दी हैं। इनको फिल करने के बाद अब हम इसको जो है सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको, अब देखिए यहाँ पर स्टेट और बाकी की जो फॉर्मेलिटी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस वगैरह की, तो ये आपको फाइल कर देनी है। अब जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो ये आपसे फिर अगले सेशन में एक जो है एफिडेविट मांगता है। हालांकि एफिडेविट अलग से आपको नहीं बनाना है, उसको टाइप नहीं करना है, उसको जो है आपको प्रिंट नहीं करना है, उसको जनरली सिर्फ चेक करना होता है। एक ड्राफ्ट आपको मिलता है, ये ड्राफ्ट है एफिडेविट का। इसको आप बारीकी से पहले पढ़ लें कि आपने जो जो जानकारियां दी वो बिल्कुल सही हैं। उसको एक्नॉलेजमेंट पे यस पर टिक करें, और वेरीफाई करने के बाद इसको आप फाइनल सबमिट पे, वैलिडेट पर क्लिक करें और ई साइन पर आप क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पर उसको डाउनलोड भी कर लिया और अब मैं ई साइन पर इसको क्लिक कर रहा हूँ। ई साइन पर क्लिक करते ही जो हमारे मेन मेल आईडी था, हमारा जो मेन मोबाइल नंबर था, उन दोनों पर एक ओटीपी जाता है। आप दोनों में से कोई भी ओटीपी को यहाँ पर यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद इसको आप सबमिट, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर सबमिट कर दिया और इसने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो है दर्पण आईडी जनरेट हो गया। यानी कि अब दर्पण आईडी के लिए आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण आईडी आपका हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके आधार पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा दर्पण आईडी जनरेट हो गया। हमने यहाँ से जो है इसके डैशबोर्ड पर जाकर हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ये हम पीडीएफ बैंक में या कहीं भी जहां हमें ज़रूरत है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने कंप्लीट जानकारी, पूरे मेंबर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ फाइल कर दी है। अब मैं यहाँ पर एक बार लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट करने के बाद वापस लॉग इन लेके मैं जो